हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए पिज़्ज़ा सीरीज़ के तीनों मूवीज़ एक साथ लाए हैं। पिज़्ज़ा 1, पिज़्ज़ा 2 द विला और पिज़्ज़ा 3 द ममी। इनमें से हर एक मूवी अपने आप में एक अलग तरह की हॉरर, सस्पेंस और थ्रिलर है। इसमें इंसान के 3 डार्क साइड्स जैसे लालच, धोखा और वासना और इनके भयानक परिणाम, और 3 पॉजिटिव साइड्स जैसे प्यार, विश्वास और ह्यूमैनिटी को दर्शाया गया है, जो कि हमें इन तीनों मूवीज़ में देखने को मिलेगी, जिस पर हम हर एक फिल्म के अंत में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, हाल ही में मैंने कोल्ड केस को एक्सप्लेन किया है, जो कि एक हॉरर, सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री टाइप की मूवी है, जिसमें 2 कहानियां एक साथ चलती रहती हैं, एक डिवोर्स्ड माँ बेटी की और एक मर्डर केस की। और अंत में जाकर दोनों कहानियां एक दूसरे से मिल जाती हैं और हमें एक डरावने सच का पता चलता है, जिसका लिंक आपको ऊपर के आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस इंट्रो के साथ चलते हैं हमारे पहली मूवी पिज़्ज़ा, या जिसे पिज़्ज़ा 1 के नाम से भी जाना जाता है, की तरफ। यह मूवी 2014 में आई थी और यह रीमेक है तमिल मूवी पिज़्ज़ा का, जो 2013 में आई थी। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला एक बिल्डिंग के लिफ्ट में जाता है, जिसमें उसे 14th फ्लोर पर जाना था। वो जैसे ही लिफ्ट में जाता है तभी देखता है कि एक बूढ़ा आदमी उसकी तरफ आ रहा है और लिफ्ट को रोकने के लिए कह रहा था। वो पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन लिफ्ट के दरवाजे को बंद होने से नहीं रोक पाता। फिर थोड़ी देर बाद लिफ्ट अपने आप 13th फ्लोर पर रुक जाती है और बिजली चली जाती है। और जब इमरजेंसी लाइट ऑन होती है तो वो पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला देखता है कि उसके पीछे वही बूढ़ा आदमी है जो उसे लिफ्ट रोकने के लिए बोल रहा था, जिसे देख वो लड़का समझ जाता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। और फिर हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसके पास आने लगता है और तभी बिजली वापस आ जाती है और लिफ्ट 14th फ्लोर पर जाकर रुक जाती है। और दरवाज़ा खुलते ही वो बूढ़ा आदमी लॉबी में दिखता है। यह देख वो डिलीवरी बॉय बहुत डर जाता है और लिफ्ट का दरवाज़ा बंद कर देता है। और तभी उस लड़के की नींद टूट जाती है। उस डिलीवरी बॉय का नाम कुणाल होता है, जो अपनी पत्नी निकिता के साथ मुंबई शहर में एक फ्लैट में रहता है। उनकी लव मैरिज हुई थी। कुणाल एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की नौकरी करता है और निकिता एक स्ट्रगलिंग हॉरर स्टोरी राइटर है। उन दोनों के काम से जो पैसे आते हैं, उससे मुंबई जैसे शहर में उन दोनों का गुजर बसर जैसे तैसे हो जाता है। लेकिन फिर भी वे लोग एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। निकिता ने अपने घर को एक भूतिया टाइप का एटमॉस्फेयर बना रखा होता है, ताकि उसे हॉरर स्टोरीज लिखने के लिए प्रेरणा मिल सके। लेकिन कुणाल को निकिता का अपने घर को एक भूतिया घर बनाकर रखना पसंद नहीं था। कुणाल का कहना था कि ऐसा एम्बियंस इंसान के दिमाग पर असर करता है। फिर कुणाल निकिता से कहता है कि भूत तो होते ही नहीं हैं और लोग बेवजह ही छोटी सी छोटी बात पर डर जाते हैं। यह कहकर कुणाल अपने काम पर जाने लगता है। तब निकिता कहती है कि भूत प्रेत की बातों को हल्के में मत लो, ये सब होते हैं, और जिस दिन तुम इनका सामना करोगे उस दिन तुम मेरी बात का यकीन करोगे। फिर कुणाल एक मुस्कान देकर चला जाता है। कुणाल अपने पिज़्ज़ा शॉप पर पहुंचकर देखता है कि दुकान के अंदर से धुआं निकल रहा है और घबरा के दुकान के अंदर जाता है, ताकि कहीं अगर आग लगी हो तो बुझा सके। लेकिन कुणाल अंदर जाकर देखता है कि दुकान के मालिक कपूर जी एक तांत्रिक की मदद से हवन और पूजा करवा रहे हैं। और कुणाल चुपचाप अपने कॉलीग और दोस्त समीर और लोबो के पास जाकर बैठ जाता है। कपूर जी, जो इस पिज़्ज़ा शॉप के ओनर हैं, वे भूत और आत्मा को मानते हैं और इसीलिए वे पूजा पाठ और हवन कराते रहते हैं, जिसका एक कारण भी है जो कि हमें आगे पता चलेगा। खैर, तो हवन ख़त्म होने के बाद वे लोग काम पर लग जाते हैं। दूसरे दिन सुबह कुणाल देखता है कि निकिता बैल्कनी में जाकर रो रही है। कुणाल के पूछने पर निकिता बताती है कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे यह बच्चा अभी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका कहना है कि वे दोनों जो कमाते हैं उससे उनका गुजर बसर किसी तरह से हो जाता है, और ऐसे में अगर वे एक नन्ही सी जान को इस दुनिया में लाए तो उसका लालन पोषण ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। फिर निकिता कहती है कि जब तक उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं हो जाती तब तक फैमिली प्लानिंग करना ठीक नहीं है, जो कि कुछ हद तक सही भी था। लेकिन कुणाल कहता है चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ये कहकर कुणाल वहाँ से चला जाता है। पूरे रास्ते कुणाल सोचता रहता है कि अब वो क्या करे। यही सोचते सोचते कुणाल दुकान पर पहुंच जाता है और सबको अपने बाप बनने की खुशखबरी देता है, और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। उसी दिन शाम को कपूर कुणाल को एक चॉकलेट बॉक्स देते हैं, जिसे कुणाल को उनके घर पहुंचानी थी।
तो कुणाल वो चॉकलेट बॉक्स लेकर उनके घर चला जाता है, जहां कपूर की पत्नी प्रिया दरवाज़ा खोलती है और कुणाल पर अटैक कर देती है और बार बार एक ही बात कहती रहती है कि मैं अंजलि हूँ। कपूर जी की नौकरानी वहाँ आकर प्रिया जी को संभालती है और कुणाल भी कपूर को कॉल लगाता है, जो कुछ ही देर में उस तांत्रिक को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। वो तांत्रिक सभी अरेंजमेंट करके प्रिया को सामने बैठाकर पूछते हैं कि बता तू कौन है और क्या चाहती है। प्रिया एक अलग ही आवाज़ में कहने लगती है कि वो अंजलि है। फिर कुणाल को वापस भेजते वक्त कपूर बताता है कि काफ़ी सालों से कोशिश करने के बाद उनके घर बच्चा होने वाला है और उसी वक्त अंजलि नाम की इस आत्मा ने उनके पत्नी पर कब्जा जमाए बैठी है और इसी के लिए वो एक तांत्रिक की मदद ले रहे हैं। ये कहते कहते कपूर दुखी हो जाता है और कुणाल को किसी से ये बात ना बताने को कहता है। कुणाल वहाँ से निकलकर अपने ऑफिस के दोस्त लोबो और समीर के साथ बैठकर अपने पूरे दिन की थकान मिटाने लगते हैं। कुणाल इस जॉब पर नया नया आया था तो उसे प्रिया भाभी के बारे में पता नहीं होता है, तो लोबो और समीर कुणाल को बताते हैं कि प्रिया भाभी बहुत अच्छी हैं और सबको अपने परिवार के सदस्य की तरह समझती है, लेकिन अब यह अंजलि नाम की आत्मा ने उन्हें पकड़ रखा है और कपूर भी प्रिया भाभी और उनके बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुणाल वापस अपने घर जाकर निकिता को सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर निकिता बोलती है कि प्रिया भाभी के साथ जो हो रहा है वह बुरा है, लेकिन एक बात अच्छी हुई कि तुम अब भूत और आत्मा को मानोगे और जिस दिन तुम्हें भूत का सामना करना पड़ेगा उस दिन तुम विश्वास भी करने लगोगे। और इसके साथ ये सीन यहीं कट जाता है। दूसरे दिन जब कुणाल दुकान में था, जब उसके मोबाइल पर एक पिज़्ज़ा ऑर्डर का कॉल आता है जिसे वो लेकर जाने ही वाला था कि तभी कपूर कुणाल को बुलाकर एक और चॉकलेट का पैकेट उनके घर पहुंचाने को कहता है। तो कुणाल वो पैकेट और वो पिज़्ज़ा का ऑर्डर लेकर निकल जाता है। और दोस्तों, यहीं से ये कहानी एक अलग मोड़ लेती है। तो कुणाल पहले उस एड्रेस पर जाता है जहां उसे वो पिज़्ज़ा डिलीवर करना था। उस घर में एक औरत थी जो कुणाल के लिए दरवाज़ा खोलती है और कुणाल देखता है कि उस घर में भाग भाग डी के बोस भाग का गाना चल रहा था, लेकिन कुणाल उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। पिज़्ज़ा का अमाउंट 450 का होता है तो वो औरत पैसे लेने अंदर चली जाती है और कुणाल वहीं खड़ा रहता है। तभी अचानक लाइट बंद हो जाती है और दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। वो महिला सोफे पर बैठकर कुणाल को एक भयावह मुस्कान देती है और गायब हो जाती है, जिसे देख कुणाल चौंक जाता है और दूसरे ही पल वो महिला कुणाल के सामने आ जाती है, जिसे देख कुणाल बहुत घबरा जाता है और मेन गेट को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुलता। तभी कुणाल को उस औरत की चीख सुनाई देती है, तो कुणाल देखने के लिए ऊपर चला जाता है, जहां उसे उस औरत की लाश एक कुल्हाड़ी से टंगी हुई दिखती है, जिसे देख कुणाल डर के मारे नीचे गिर जाता है और दूसरे ही पल उस औरत की लाश वहां से गायब हो जाती है और दीवार पर खून ही खून होता है। ये देखकर कुणाल बहुत डर जाता है और द्वार कर मेन गेट को खोलने की कोशिश करने लगता है। फिर कुणाल कॉल करके किसी को मदद के लिए बुलाने का सोचता है, लेकिन उसका मोबाइल ऊपर के कमरे में ही गिर गया था जब वो डर के मारे गिरा था। तो कुणाल उस घर के लैंडलाइन से कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन लैंडलाइन का वायर कटा हुआ था। अब कुणाल के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो उस कमरे में जाकर अपना मोबाइल लेकर किसी को कॉल करे। तो कुणाल डरते डरते वापस उस कमरे में जाकर अपना मोबाइल ले लेता है और अपनी पत्नी निकिता को कॉल करके मदद के लिए बुलाता है। तभी वो देखता है कि दरवाजे पर उस घर का मालिक था, जिसे कुणाल की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन कुणाल को दे रही थी। वो आदमी कुणाल को कहता है कि फ्रूट बॉक्स में घर की डुप्लीकेट कीज़ हैं। तो कुणाल उसे लेकर मेन गेट पर वापस आकर देखता है कि बाहर कोई नहीं है, और तभी ऊपर के कमरे के बाथरूम से मोबाइल रिंग की आवाज़ आती है। कुणाल धीरे धीरे बाथरूम में जाता है और वहाँ बाथटब में उसे घर के मालिक का भूत दिखता है। ये देख कुणाल वहाँ से भागने लगता है और नीचे आने के बाद कुणाल को एक छोटी सी बच्ची दिखती है जो उसे पापा बुला रही थी और अपना नाम अंजलि बताती है। कुणाल बताता है कि वो उसका पापा नहीं है, जिसे सुनकर वो बच्चा एक डिमोनिक रूप में कुणाल के सामने आती है और गायब हो जाती है। ये देख कुणाल के तो जैसे रोंगटे ही खड़े हो गए। कुणाल फिर से भागकर मेन गेट के सामने आता है और वहाँ निकिता दिखती है, जो कि तब तक वहाँ पहुँच गई थी, लेकिन निकिता और कुणाल दोनों को एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। फिर कुणाल देखता है कि निकिता के पीछे वो पति पत्नी की आत्मा खड़ी है और देखते ही देखते निकिता के एक चीख के साथ वो भी गायब हो जाती है। ये देख कुणाल अंदर बैठकर रोने लगता है और तभी कुणाल देखता है कि उन पति पत्नी और एक छोटी सी बच्ची की लाश लटक रही है, जिसे देख वो बहुत डर जाता है।
फिर दूसरे ही पल कुणाल देखता है कि उसकी पत्नी निकिता लटक रही है, तो वो निकिता को किसी तरह बचा लेता है। फिर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी कुणाल पीछे मुड़कर देखता है कि निकिता वहाँ नहीं है। यह देखकर कुणाल मेन गेट की तरफ दोबारा भागता है और तभी पुलिस भी वहाँ आ जाती है और कुणाल को गिरफ्तार करने लगती है, ये कहकर कि उसी ने उन दोनों पति पत्नी का खून किया है और यहाँ सबूत मिटाने आया है। कुणाल उन दोनों पुलिस वालों को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वह यहाँ सिर्फ पिज़्ज़ा डिलीवरी करने आया था और ये घर भूतिया है, लेकिन वे पुलिस वाले नहीं मान रहे थे। बहुत कोशिश करने के बाद जब दोनों पुलिस वाले नहीं माने, तब कुणाल उन दोनों को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है और आत्मा उन दोनों पुलिस वालों को अंदर खींच लेती है। कुणाल जैसे तैसे करके खुद की जान बचाकर अपने घर पहुँचता है, ये सोचकर कि शायद निकिता उन आत्मा से डर कर घर वापस आ गई होगी, लेकिन वहाँ निकिता नहीं होती। फिर कुणाल रास्ते पर भागता रहता है, जहाँ उसके दोस्त लोबो और समीर मिलते हैं। कुणाल को इतना डरा हुआ देख वे दोनों कुणाल को कपूर के पास लेकर जाते हैं। कपूर के पास जाकर कुणाल उन सबको उस घर की सारी बात बताता है। पहले तो कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता, लेकिन जब वो कहता है कि उस घर में एक बच्ची है जिसका नाम अंजलि है, तो ये नाम सुनकर सबके तो जैसे रोंगटे ही खड़े हो गए। फिर कपूर उस चॉकलेट बॉक्स के बारे में पूछता है, तो कुणाल बताता है कि हड़बड़ी में वो चॉकलेट बॉक्स उस घर में ही रह गया है। ये सुनकर कपूर अपनी कार में कुणाल, लोबो और समीर को लेकर उस घर के सामने पहुंचते हैं। कुणाल इतना डरा हुआ था कि वापस अंदर जाने से मना करता है और वहीं कार में ही रह जाता है। कुणाल को कार में छोड़कर कपूर, लोबो और समीर के साथ उस घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर पूरा अंधेरा था, चारों तरफ सामान पर धूल जमी हुई थी। चारों तरफ एक डरावना माहौल छाया हुआ था। दीवार पर अंजलि का नाम देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं और तभी ऊपर से एक आवाज़ आती है, जिसे देखने के लिए वे लोग ऊपर जाते हैं, जहां उन्हें निकिता मिलती है, जिसके अंदर अंजलि ने कब्जा कर रखा था और वो बहुत डरावनी लग रही थी। ये देख वे लोग डर कर वापस कार के पास आ जाते हैं। घर वापस आकर वे लोग कुणाल को कुछ नहीं बताते कि अंजलि के भूत ने उसकी पत्नी निकिता को अपने कब्जे में कर लिया है। जब कुणाल देखता है कि उन लोगों से कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो कुणाल दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। कुणाल के जाने के बाद कपूर तांत्रिक से मिलता है और उन्हें सारी बात बताता है। फिर कपूर वापस आकर लोबो और समीर को बोलता है कि अंजलि का भूत सिर्फ प्रेग्नेंट लड़कियों को ही अपना टारगेट बनाती है। उन्हें तो यह भी नहीं पता कि निकिता जिंदा भी है कि नहीं, और जब तक अंजलि की आत्मा निकिता के अंदर है, वो उसकी पत्नी को परेशान नहीं करेगी। ये कहकर कपूर लोबो और समीर को इस बात को यहीं दबा देने के लिए कहता है। दूसरे दिन कपूर देखता है कि कुणाल अपनी पत्नी निकिता को खोने के गम में बहुत उदास है, तो कपूर उसे कुछ पैसे देता है और उसे इस शहर से कहीं दूर जाकर अपनी ज़िंदगी फिर से एक नए सिरे से शुरू करने को कहता है। कुणाल मान जाता है और वो पैसे लेते हुए कहता है कि वो अपना आखिरी पिज़्ज़ा डिलीवर करके वहीं से चला जाएगा। ये कहकर कुणाल वहाँ से चला जाता है और शायद दो प्यार करने वालों की प्रेम कहानी यहीं ख़त्म हो गई। कुणाल अपना पिज़्ज़ा डिलीवरी करने जाते वक्त एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग देखता है और उस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की छत पर चला जाता है, और हमें लग रहा था कि निकिता को खोने के गम में कुणाल कहीं सुसाइड ना कर ले। तभी हम देखते हैं कि एक हाथ कुणाल की तरफ आ रही थी, लेकिन दोस्तों वो निकिता थी जो कि बिल्कुल ठीक ठाक और ज़िंदा थी। और दोस्तों यहाँ हमें इस फिल्म की असली कहानी का पता चलता है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि उस दिन जब कुणाल को एक पिज़्ज़ा डिलीवरी का कॉल आया था, वो निकिता ने ही किया था, और कपूर ने कुणाल को दूसरा चॉकलेट का पैकेट उसके घर पहुंचाने के लिए दिया था। कुणाल पिज़्ज़ा और पैकेट लेकर अपने घर चला गया था। निकिता चॉकलेट देखकर उसे खाने के लिए खोला तो अंदर एक लाल बैग था जिसमें करोड़ों के हीरे थे, जिसे देख दोनों को पता चल गया कि कपूर स्मगलिंग का काम करता है। दोनों को पता था कि कपूर भूत से बहुत डरता है और अंजलि नाम के एक भूत से परेशान है। ये सोचकर दोनों ने एक प्लान बनाया जिससे वे लोग उन डायमंड्स को हासिल कर लेंगे और उनकी पूरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी और कपूर भी पुलिस के पास नहीं जाएगा पकड़े जाने के डर से। निकिता पहले से ही हॉरर स्टोरीज लिखती थी, जिसे लिखने के लिए उसे बहुत रिसर्च करना पड़ता था। निकिता को एक ऐसा घर का पता था जहां एक पति ने शक के कारण अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। फिर क्या था, दोनों उस घर पर पहुंच गए और निकिता घर के अंदर जाकर सारा सेटअप करती है, जैसे दीवार पर अंजलि लिखना और मेकअप आदि। फिर कुणाल अपने पर चोट के निशान लगाकर लोबो और समीर के पास चला जाता है। फिर जब वे लोग उस घर में वापस जाते हैं तो कुणाल कार में ही रहता है और निकिता को मैसेज पर इंस्ट्रक्शंस देता रहता है। इसके बाद क्या क्या हुआ और कैसे हुआ ये तो हम और आप जानते ही हैं। इस तरह से वे दोनों अब करोड़ों के हीरों के मालिक बन चुके थे।
फिर सीन कट होकर प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, जहां कुणाल निकिता को पैकिंग करके एयरपोर्ट पर इंतज़ार करने के लिए कहता है, क्योंकि वे लोग आज रात को ही मुंबई शहर से चले जाने वाले थे। और कुणाल कहता है कि वो करोड़पति बनने से पहले अपना आखिरी पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए जा रहा है। फिर कुणाल एक घर में पहुंचता है, जहां किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी चल रही थी। एक बच्चा आकर कुणाल से पिज़्ज़ा लेकर चला जाता है। उस घर में टीवी पर भाग भाग डी के बोस भाग गाना चल रहा था। ये देख कुणाल घबरा जाता है, क्योंकि जो कहानी उन दोनों ने बुनी थी उसमें भी यही गाना था। और तभी लाइट चली जाती है और गाना बंद हो जाता है और मेन गेट भी अपने आप बंद हो जाता है और चारों तरफ एक भयानक सन्नाटा छा जाता है, जिसका मतलब था कि कुणाल अब असल में ही एक हॉन्टेड घर के अंदर चला गया था। और इस मूवी में इंसान के डार्क साइड लालच को दिखाया गया है, जिसमें कपूर अपने लालच के चलते स्मगलिंग करता था और कुणाल और निकिता अपने लालच के लिए चोर के यहाँ चोरी करते हैं, भूत और आत्मा का मजाक बनाकर, जिसकी उन्हें अंत में बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। हमें लालच ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन अपने खुद के सक्सेस के लिए, लेकिन एक पॉजिटिव तरीके से, चोरी करके नहीं। और दोस्तों, भूत और आत्मा वाली बातों को कभी भी हल्के में मत लेना। इस फिल्म में इंसान के पॉजिटिव साइड को भी दिखाया गया है, जहां कपूर अपनी पत्नी का साथ कभी नहीं छोड़ते और अपने परिवार की खुशियों के लिए हर मुमकिन प्रयास करते रहते हैं। इसी मिक्स्ड फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए चलते हैं हमारी अगली मूवी पिज़्ज़ा 2 की तरफ, जो एक विला की है, जो फ्यूचर बता सकती है और मौत भी। तो चलिए जानते हैं कैसे। फिल्म की शुरुआत में हमें एक कब्रिस्तान दिखाया जाता है, जहां जेबिन के पिताजी का फ्यूनरल हो रहा होता है। उस फ्यूनरल के बाद जेबिन अपने स्पीच में बताता है कि उसके बचपन में एक कार एक्सीडेंट में उसकी माँ मर गई थी। फिर पापा ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया और आज वो नहीं है और जेबिन उन्हें बहुत मिस कर रहा है। जेबिन के पिता चाहते थे कि जेबिन उनके बिजनेस को संभाले, लेकिन जेबिन का इंटरेस्ट एक लेखक बनने में था। फिर सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे दिन जेबिन के पापा के वकील उससे मिलने आते हैं, जहां उन दोनों के बातों से हमें ये पता चलता है कि जेबिन को बिजनेस में ना तो कोई दिलचस्पी थी और ना ही उसे ठीक तरह से आता था, जिस कारण जब जेबिन ने अपने पापा के बिजनेस को ज्वाइन किया, तब बिजनेस में बहुत नुकसान होने लगा, जिसे बचाने के लिए उसने बहुत कर्जा लिया। लेकिन पैसे वापस न कर पाने की स्थिति में उनके ऑफिस, फैक्ट्री और यह घर भी नीलाम हो चुका था और अब जेबिन के पास रहने के लिए कोई और जगह भी नहीं बची। यह देख वकील अंकल जेबिन को बताते हैं कि पौंडीचेरी में उसके पापा ने बरसों पहले उसके नाम पर एक विला, या जिसे हम हवेली कहते हैं, खरीदी थी, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ है। लेकिन जेबिन के पापा ने वकील को उसे बताने के लिए मना किया था। पर अब जब जेबिन के पिताजी नहीं रहे और जेबिन के रहने की जगह को लेकर मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, तो उन्हें मजबूरन जेबिन को सब कुछ बताना पड़ रहा है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जेबिन उस हवेली में पहुंच जाता है, जो कि एक आलीशान हवेली होती है। जेबिन अंदर जाकर चारों तरफ उस हवेली को एक्सप्लोर करने लगता है और वहां जेबिन को उसके पिताजी की एक बड़ी सी तस्वीर दिखती है और उस हवेली की आबो हवा कुछ अलग था, जिससे ऐसा लग रहा था कि जैसी वो हवेली अपने अंदर कोई गहरा राज छुपाए रखी है। खैर, तो जेबिन उस हवेली में रहने लगता है और वहीं अपने नए नॉवेल पर काम करने लगता है। दूसरे दिन के शाम को जेबिन अपनी गर्लफ्रेंड आरती को हवेली दिखाने लाता है, जिसे देखकर आरती बहुत खुश और एक्साइटेड हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ कुछ अच्छे पल बिताते हैं। दूसरे दिन सुबह को आरती का कॉल आता है, जहां जेबिन को पता चलता है कि उसकी पहली नॉवल पब्लिशर को बहुत पसंद आया है और वो पब्लिशर उसे चेन्नई बुला रहा है पब्लिशिंग के कुछ परसेंटेज देने के लिए। ये सुनकर जेबिन बहुत खुश हो जाता है और तैयार होकर चेन्नई के लिए निकल जाता है। पब्लिशर जेबिन के नॉवल की बहुत तारीफ करता है और जब उस पब्लिशर को पता चलता है कि जेबिन एक और नॉवल लिख रहा है, तो वो पब्लिशर जेबिन को दोनों नॉवल के पब्लिशिंग राइट्स के लिए 5 लाख का चेक दे देता है, जिसे देख जेबिन और आरती दोनों बहुत खुश होते हैं। हवेली वापस आकर जेबिन पियानो बजाने लगता है। पियानो बजाते बजाते जेबिन नोटिस करता है कि पियानो का एक नोट बज नहीं रहा, तो उसे देखने और ठीक करने के लिए जेबिन पियानो को खोल कर देखता है और उसमें जेबिन को एक पुरानी चाबी मिलती है, जिसे देख जेबिन समझ नहीं पाता कि यह चाबी यहाँ क्यों और कैसे आ गई। लेकिन इस सब पर ज़्यादा न सोचते हुए जेबिन उस चाबी को की होल्डर में रख देता है। फिर वो अपने नए नॉवल पर काम करने लग जाता है। काम करते करते उसकी नज़र दीवार पर टंगी एक पेंटिंग पर जाती है, जिसे ध्यान से देखने पर उसे यह एहसास होता है कि यह शायद इस हवेली का नक्शा है। और उस नक्शे को फॉलो करते करते जेबिन ऊपर के मंजिल तक पहुंच जाता है। लेकिन नक्शे के मुताबिक वहां एक और कमरा होना चाहिए था, लेकिन सामने तो एक दीवार था।
जिसे चेक करने के लिए वो वहाँ रखी एक अलमीरा के पीछे देखता है और उस अलमीरा के पीछे जेबिन को एक गुप्त दरवाज़ा दिखता है जिसे बहुत सी लकड़ियों से बंद करके रखा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि मानो कोई गुप्त राज या फिर कोई खौफनाक सच उस कमरे में कैद करके रखा गया है। जेबिन बिना कुछ सोचे उन लकड़ियों को हटाकर उस कमरे में चला जाता है जहाँ उसे बहुत सी पेंटिंग्स मिलती हैं, जिसे ध्यान से देखने पर जेबिन देखता है कि उसके अतीत की लगभग सभी घटनाएं उन पेंटिंग्स में हैं, जैसे उसकी माँ का एक्सीडेंट, फिर चर्च में उसका स्पीच, फिर उसके उस हवेली में अकेले बैठकर नॉवेल टाइप करना आदि, जिसे देख जेबिन घबरा जाता है। और फिर एक पेंटिंग देखकर तो जैसे जेबिन के पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। वो पेंटिंग बता रहा था कि जेबिन उस हवेली के साथ जल रहा है, मतलब उस पेंटिंग ने जेबिन को उसकी मौत दिखा दी थी, जिसे देख जेबिन बहुत डर जाता है। दूसरे दिन जेबिन आरती को सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर आरती कहती है कि यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक है। और उसी पेंटिंग्स में से आरती एक पेंटिंग जेबिन को दिखाती है जिसमें वो कोई अवार्ड ले रहा है, लेकिन जेबिन को आज तक कोई भी अवार्ड नहीं मिला। तो इसे देखकर आरती जेबिन को रिलैक्स करने के लिए कहती है और इन पेंटिंग्स पर ज़्यादा ध्यान न देने के लिए बोलती है, क्योंकि इससे जेबिन के नए नॉवल को लिखने में दिक्कत होगी। जेबिन भी मान जाता है और ये सब भूल जाता है, लेकिन तभी जेबिन को एक कॉल आता है जिससे उसको पता चलता है कि उसके पहले नॉवल के लिए उसे अवार्ड दिया जाने वाला है। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर जब उस अवार्ड शो का फ़ोटो जेबिन को मिलता है तो जेबिन और आरती देखते हैं कि वो फ़ोटो और पेंटिंग हूबहू एक जैसे हैं, जिसका मतलब है कि उस हवेली के साथ उसका जलकर मरना भी होगा अगर वो यहाँ रहा तो। यह जानकर जेबिन उस हवेली को बेचने का सोचता है और एक ब्रोकर की मदद लेता है। ब्रोकर कई खरीदार लेकर आता है जिन्हें वो हवेली पसंद भी आती है, लेकिन किसी न किसी कारण वो हवेली कोई भी खरीद नहीं पाता। और जब एक खरीदार आखिर राजी होता है तो उस ब्रोकर का हाथ उस हवेली के गेट में लगकर जख्मी हो जाता है। यह देख वो खरीदार कहता है कि उस हवेली को खरीदने से पहले ही यह हादसा हो गया, जो कि एक अपशगुन है, इसलिए वो यह हवेली खरीदने के लिए मना कर देता है और वो हवेली नहीं बिकती। ये जानकर जेबिन बहुत गुस्सा हो जाता है और पेंटिंग्स को जला डालने के लिए उस कमरे की तरफ चला जाता है, लेकिन वहाँ जाते ही सभी सामान अपने आप चारों तरफ गिरने लगती है और वो अलमीरा जिसे हटाकर जेबिन उस कमरे में गया था वो वापस उस दरवाजे के सामने आ जाता है, जिसका मतलब साफ था कि कोई न कोई नेगेटिव एनर्जी है जो उन पेंटिंग्स को प्रोटेक्ट कर रही है। ये सब देखकर जेबिन बहुत डर जाता है और अपने एक दोस्त के पास रहने चला जाता है। जेबिन अपने दोस्त को पूरी बात बताता है। पहले तो वो दोस्त कहता है कि यह सब एक इत्तेफाक है, लेकिन फिर जेबिन के और समझाने पर मान जाता है। फिर दोनों उस हवेली के पहले मालिक के बारे में पता करने लग जाते हैं और उन्हें वो इंसान मिल भी जाता है। वो इंसान काला जादू से भविष्य की भविष्यवाणी करने वाला एक बहुत बड़ा तांत्रिक था जो अपने सिद्ध के लिए बच्चों की बलि देता था, जिस कारण वो पकड़ा गया और उसे सजा भी हुई थी। उसके बाद उस हवेली का मालिक बदलते बदलते जेबिन के पिताजी के पास आया। फिर वे दोनों एक ऐसे किसी को ढूंढने लगते हैं जो उनकी मदद कर सके और उन्हें एक साइंटिस्ट के बारे में पता चलता है जो कि नेगेटिव एनर्जी और उसकी मदद से भविष्य की भविष्यवाणी के रहस्य के बारे में शोध कर रहा था। फिर वे दोनों उस साइंटिस्ट से मिलने के लिए निकल जाते हैं। उस साइंटिस्ट से मिलकर जेबिन उन्हें सब कुछ डिटेल में बताता है, जिसे सुनकर वो साइंटिस्ट उनके साथ उस हवेली में जाता है और पूरे हवेली की छानबीन करने के बाद वो साइंटिस्ट एक कमरे में जाकर रुक जाता है और चारों तरफ गोल्डन प्लेट्स और मोमबत्तियाँ लगाकर अपने एक यंत्र से एक स्पेसिफिक वेव्स निकालता रहता है। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ उस तांत्रिक की जिसकी सैकड़ों साल पहले मौत हो गई थी, उसकी इमेज वहाँ दिखती है जब वो एक छोटे से बच्चे की बलि देने वाला होता है। और उसके बाद उस हवेली में कैद सभी आत्मा या फिर उनकी यादें उन लोगों को दिखती हैं, जहाँ जेबिन अपने माता पिता की यादों को भी देख पाता है जब वे लोग इस हवेली में रहते थे, जिसे देख जेबिन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। उसके बाद जेबिन देखता है कि उसके पापा की इमेज एक पेंटिंग बना रहे होते हैं और जेबिन को यह सब बंद करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जब जेबिन नहीं मानता और उनसे यह मौत का खेल बंद करने के लिए बोलता है तो वो इमेज नाराज़ हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो जेबिन के पापा की इमेज नहीं थी बल्कि उस तांत्रिक की थी जो जेबिन के पापा का रूप लेकर उसके सामने आया था। और तभी पूरी हवेली हिलने लगती है और सारा सामान गिरने लगता है। यह देख वे तीनों वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में जेबिन के दोस्त के पैरों पर एक लकड़ी का बीम आकर लगती है और वह जख्मी हो जाता है और यह सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ जेबिन के दोस्त का इलाज चल रहा होता है और डॉक्टरों को उसे बचाने के लिए उसके दोनों टांगें काटनी पड़ती हैं। और जब जेबिन अपने दोस्त से जाकर मिलता है तो उसे उस हवेली की एक पेंटिंग याद आ जाती है
जो कि एक अस्पताल की होती है, जहां एक व्यक्ति लेटा है जिसके दोनों टांगें कटी हुई हैं। यह देख जेबिन को एक और पेंटिंग याद आती है जिसमें एक शादीशुदा जोड़ी होती है और पति अपनी पत्नी को मार देता है। इससे वो समझ जाता है कि शादी के बाद वो आरती का कत्ल करने वाला है। जेबिन वापस उस हवेली में चला जाता है, ये सोचकर कि अगर वो उस हवेली के साथ ही मर गया तो वो आरती को नहीं मार पाएगा और आरती बच जाएगी और यह मौत का तांडव यहीं खत्म हो जाएगा। फिर जेबिन पूरे हवेली में पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगा देता है और वहीं बैठ जाता है ताकि वो भी उस हवेली के साथ जलकर मर जाए। आग देखकर आसपास के लोग आग बुझाने के लिए वहां चले आए और तभी हम देखते हैं कि आरती भी वहां आ जाती है। एक व्यक्ति उसके पास आकर मोबाइल से फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए कॉल करने को कहता है और आरती कहती है कि उसके पास मोबाइल नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि उसके पास मोबाइल था। फिर आरती के फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि वो अब तक जेबिन के साथ सिर्फ उसके पैसे के लिए थी। उसने सोचा था कि अगर जेबिन वापस पैसे वाला हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो उसे छोड़कर चली जाएगी। फिर हम देखते हैं कि उस घर के सामने एक बड़ी सी कार आकर रुकती है और उसमें से एक फिल्म डायरेक्टर उतरता है जो उस जले हुए घर में अपनी अगली फिल्म की शूटिंग करने वाला होता है। जहां हम देखते हैं कि उस घर के सभी पेंटिंग्स जल गई होती है, सिर्फ 2 पेंटिंग्स को छोड़कर, जो थी एक शादीशुदा जोड़ी की और दूसरी उस लड़की की मरने की। और हम देखते हैं कि आरती ने उसी डायरेक्टर से शादी की होती है और उनकी शादी का फोटो हूबहू उस हवेली की पेंटिंग की तरह था, जिसका मतलब मौत का तांडव अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। जेबिन अगर जिंदा रहता और आरती से शादी कर लेता तो शायद ये रुक सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस फिल्म में इंसान के लालच और धोखा देने वाले ह्यूमन नेचर को दिखाया गया है, जहां आरती जेबिन को सिर्फ उसके पैसे के लिए प्यार करती थी। आरती उन चुनिंदा लड़कियों में से थी जिनके लिए सिर्फ पैसा मायने रखता है, इंसान नहीं, जिसका खामियाजा उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। वैसे सही कहते हैं कि कर्मा अच्छा हो या बुरा, वापस ज़रूर आता है। और वैसा ही आरती के साथ हुआ, क्योंकि अगर वो जेबिन के प्रति लॉयल रहती तो उसे इतनी भयानक मौत कभी नहीं मिलती। और दूसरी तरफ जेबिन, जो आरती से सच्चा प्यार करता था और अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। जेबिन को उसके अच्छे कर्मों के लिए उसे उसका कर्मा मिला, क्योंकि अगर जेबिन अपनी जान नहीं देता तो वो आरती से शादी करता, लेकिन आरती का प्लान तो उसके पैसे हड़प के और उसे धोखा देकर चले जाने का था, जिसे जेबिन कभी भी सह नहीं पाता और सही और सच्चा होने के बावजूद उसे जीवन में दुख ही मिलता। इसी मिक्स्ड फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए चलते हैं हमारी अगली मूवी पिज़्ज़ा 3 की तरफ, जो एक श्रापित मम्मी की है, जो जहाँ भी जाती है वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं और भी कुछ होता है। और वो क्या होता है ये हम इस मूवी में जानेंगे। फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक टूर से काफ़ी दिन बाद अपने घर वापस आता है और सभी के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाया होता है। उसके बच्चे उसे और उसके गिफ्ट्स को पाकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो अपनी पत्नी को एक छोटे से मम्मी का स्टैचू दिखाता है जो उसके किसी पुराने दोस्त ने दी थी। उसे और उसकी पत्नी को वो स्टैचू बहुत पसंद आती है। फिर पूरी फैमिली डिनर के बाद उस रात एक साथ सोने जाती है। बच्चे उस आदमी को बेड टाइम स्टोरी में कोई भूत की कहानी सुनाने के लिए कहते हैं, तो वो आदमी अपने बच्चों को बताता है कि जब वो छोटा था तब वो बास्केटबॉल खेलता था और वहीं उसके साथ एक और लड़का खेलता था। एक दिन खेलते हुए उस लड़के को चोट लग गई थी और उसके बाद हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई और उसके कुछ दिन बाद लोगों को उस लड़के की आत्मा उस बास्केटबॉल कोर्ट में खेलते हुए दिखी थी। कहानी ख़त्म होने के बाद उस आदमी का छोटा बेटा एक सीरियस लुक के साथ बोलता है कि उसके दोस्त ने कहा था कि उस लड़के को आपने धक्का दिया था जिस कारण उसकी मौत हुई थी, जिसे सुनकर वो आदमी चौंक जाता है। फिर बच्चे और उसकी पत्नी सो जाते हैं, लेकिन वह आदमी जागता रहता है और हम उस आदमी के चेहरे पर एक बेचैनी और एक छुपे हुए डर को साफ साफ देख पा रहे थे। थोड़ी देर बाद हॉल से उस आदमी को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो चेक करने के लिए वो बाहर चला जाता है, जहां वो देखता है कि एक खिलौना ऑन है जो उस खामोश रात में एक भयानक आवाज़ दे रही थी। तो वो आदमी उस खिलौने को बंद कर देता है और तभी वो अपने बचपन के उस लड़के को देखता है, जिसे देख वो डर जाता है, लेकिन दूसरे ही पल वो लड़का गायब हो जाता है। फिर वो आदमी चारों तरफ देखने लगता है कि तभी एक बास्केटबॉल उसके हाथ में आ जाते हैं, जिसे देख वो आदमी घबरा जाता है और दूसरे ही पल उस लड़के की आत्मा आकर उस आदमी पर हमला कर देती है
और उस आदमी की एक दर्दनाक चीख के साथ ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे सीन में हमें एक न्यूज़ चैनल के स्टूडियो को दिखाया जाता है, जहां भूत और आत्मा क्या एग्जिस्ट करती है या नहीं, इस बात पर डिबेट हो रही होती है। बेसिकली यह एक ऐसा टॉपिक है जिसको कभी भी पूरी तरह से हाँ या पूरी तरह से ना नहीं कहा जा सकता। पहले मैं भी इन बातों को नहीं मानता था, लेकिन कुछ साल पहले मैंने एक हॉन्टेड जगह की बात सुनी थी और उसकी जांच करने वहां चला गया। वहां मैंने भूत तो नहीं देखा, लेकिन महसूस ज़रूर किया था। वहां कुछ ऐसा था जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। खैर, तो उस डिबेट में एक तांत्रिक आया होता है जो कहता है कि हज़ारों साल पहले इजिप्ट में एक रानी थी जिसने अपने राज्य की खुशहाली के लिए वहाँ की सारी नेगेटिव एनर्जी को एक छोटी सी मम्मी के स्टैचू में कैद कर दी थी। उससे उस राज्य में तो खुशहाली आ गई, लेकिन वो स्टैचू जिस किसी के भी घर में रहती थी वहाँ आत्मा आकर लोगों को मार देती थी, जिस कारण उस रानी ने उस श्रापित स्टैचू को छुपा दिया था ताकि वो किसी को ना मिल सके। लेकिन हमें पता है कि उस स्टैचू को खोज लिया गया है और वो अब कहाँ है। उस डिबेट में कायल भी होती है जो एक रिसर्चर होती है। कायल कहती है कि बरसों रिसर्च करके उसने एक ऐसा मोबाइल ऐप बनाया है जिसकी मदद से हम आत्मा से बात कर सकते हैं। ये सुनकर उस डिबेट में आए एक साइंटिस्ट कहता है कि कुछ साल पहले उसके बेटे की मौत हो गई थी, तो क्या कायल उस ऐप की मदद से उसके बेटे से बात करा सकती हैं? कायल अपने ऐप से वहीं स्टूडियो में उनके बेटे को बुलाने लगती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डिवाइस में कुछ आवाज़ आती है जो कि इतनी धीमी और छोटी होती है कि कोई भी उसे देख नहीं पाता। अचानक वहाँ की लाइट्स फ्लिकर होने लगती है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। कायल कोशिश करती रहती है लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। यह देख वो साइंटिस्ट कायल को कहता है कि उसकी ऐप गलत है और लोगों को भूत और आत्मा के नाम से बेवकूफ़ बनाना बंद करे, जिसके जवाब में कायल कुछ नहीं कह पाती। फिर डिबेट ख़त्म होने के बाद कायल एक बार फिर से कोशिश करती है और हम देख पाते हैं कि वहाँ पर रखी एक कुर्सी अपने आप घूम जाती है जिसे कायल देख नहीं पाती। फिर कायल वहाँ से अपनी कार में जाने लगती है कि तभी एक न्यूज़पेपर कटिंग कायल के विंडशील्ड पर आती है जिसमें कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में किसी के मरने की खबर थी, जिसका मतलब उस साइंटिस्ट का बेटा इस दुनिया में आ चुका था और अपने होने का सबूत दे रहा था। फिर सीन कट होकर हमें नाल्लन को दिखाया जाता है जो कि कायल का बॉयफ्रेंड होता है और आज वो एक रेस्टोरेंट में कायल के भाई प्रेम से मिलने गया होता है। नाल्लन प्रेम को बताता है कि वो और कायल एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। प्रेम पूछता है कि वो क्या करता है और कितना कमाता है। नाल्लन बताता है कि उसका एक रेस्टोरेंट है जो कि उसने लोन लेकर ख़रीदा है, लेकिन बहुत ही जल्द वो लोन चुका देगा और वो रेस्टोरेंट उसका हो जाएगा। प्रेम बोलता है कि अगर तुम लोन नहीं चुका सके तो फिर क्या होगा। फिर प्रेम नाल्लन को बताता है कि उसने अपनी बहन के लिए अरविंद को चुना है जो वेल एस्टैब्लिश्ड और वेल सेटल्ड भी है। फिर नाल्लन गुस्से में वहाँ से अपने रेस्टोरेंट चला जाता है। नाल्लन एक रेस्टोरेंट का मालिक तो था, लेकिन साथ ही वह एक बहुत अच्छा शेफ़ भी था। रेस्टोरेंट आकर नाल्लन काम में लग जाता है ताकि अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके। तभी नाल्लन का एक कर्मचारी उसे एक स्टैचू देता है जिसे किसी ने उनके रेस्टोरेंट के सामने रख कर चला गया था, और हम देखते हैं कि यह वही स्टैचू है जिसे हमने उस परिवार के पास देखा था, और हमने पता है कि यह कौन सी मूर्ति है और यह क्या कर सकती है। तो नाल्लन उस स्टैचू को एक जगह पर रख देता है ताकि अगर उस स्टैचू का मालिक वहाँ उसे ढूंढते हुए आए तो वे लोग उसे वापस दे सकें। फिर सभी लोग उस दिन का काम ख़त्म करके घर वापस चले जाते हैं और उस रेस्टोरेंट का एक कुक कम क्लीनर किचन को साफ़ करके और सारी लाइट्स बंद करके उस रेस्टोरेंट से जाने वाला होता है कि तभी वो देखता है कि किचन की लाइट्स अभी भी जल रही हैं और गैस भी अपने आप चालू हो गया है, जिसे देख वो थोड़ा घबरा जाता है और फिर से सब कुछ बंद करके वहाँ से निकल जाता है। दूसरे दिन सुबह जब नाल्लन किचन में जाता है तो देखता है कि किचन की सफाई ही नहीं हुई है और सब कुछ गंदा है। यह देखकर नाल्लन उस किचन क्लीनर को कॉल करके बहुत डांटता है। थोड़ी देर में सभी कर्मचारी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और सब लोग मिलकर साफ़ सफाई करते हैं। फिर वो कर्मचारी कुछ सामान लेने के लिए फ्रिज को खोलता है तो वो देखता है कि फ्रिज में एक नई तरह की स्वीट डिश रखी हुई है जो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। तो वो उस डिश को बाहर निकाल कर सबको दिखाता है। सभी लोग उस डिश को टेस्ट करते हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। सबको ऐसा लगा कि शायद कल रात को नाल्लन ने ये डिश बनाई होगी, क्योंकि उनमें से किसी ने भी ये डिश नहीं बनाई थी और दूसरा कोई इस किचन में नहीं आ सकता। फिर वे लोग उस डिश को डिस्प्ले में रख देते हैं एक हाई प्राइस पर। उस डिश को खाकर एक कस्टमर उन्हें 35 किलो का ऑर्डर भी दे देता है। इस सब से अनजान नाल्लन अपनी गर्लफ्रेंड कायल के साथ अपने घर में एक रोमांटिक पल बिताता है, जिसके बाद वे लोग सो जाते हैं।
और हम देख पाते हैं कि एक आत्मा उन्हें देखे जा रही थी। देर रात को कायल पानी पीने के लिए किचन में जाती है, जहाँ उसे वही स्वीट डिश दिखती है जिसका टेस्ट उसे बहुत अच्छा लगता है, और तभी नालन भी वहाँ आ जाता है। तो कायल नालन को उसके नए इन्वेंशन के लिए कंग्रेचुलेशन बोलती है। नालन को समझ में नहीं आता है कि यह डिश किसने बनाई, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और उस डिश को टेस्ट करके उसे बहुत अच्छा लगता है। दूसरे दिन सुबह को जब नालन रेस्टोरेंट में वापस जाता है तो उसका पूरा स्टाफ नालन को उस डिश के 35 किलो के ऑर्डर के बारे में बताते हैं और नालन को वही डिश फिर से बनाने के लिए बोलते हैं। नालन खुद एक बेहतरीन शेफ़ होता है और पिछली रात को उसने वो डिश टेस्ट किया था, जिस कारण वो उस डिश को बनाने की कोशिश करता है, जो लकीली सही बन भी जाती है और वे लोग उस ऑर्डर को पूरा कर देते हैं। उसी रात को जब नालन सो रहा होता है तो उसे किचन से किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे वो चेक करने के लिए किचन में जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। और जब नालन फ्रिज में देखता है तो उसे वही डिश फिर से पकाया हुआ दिखता है, जिसे देख नालन बहुत कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचने लगता है कि ये सब कैसे हो रहा है और कौन कर रहा है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे किचन में किसी लड़की के खून से लिपटी लाश दिखती है, जिसे देख वह बहुत डर जाता है और दूसरे ही पल वो लाश वहाँ से गायब भी हो जाती है। फिर नालन डरते डरते चारों तरफ चेक करने लगता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे एक आत्मा है जो उसकी ही तरफ आती रहती है, जो उसके कंधे पर हाथ रखने ही वाली थी कि तभी नालन के मोबाइल पर वीरा नाम के एक व्यक्ति का कॉल आता है, जो नालन को रात के खाने का ऑर्डर देता है। बहुत रात होने के कारण वीरा बताता है कि उसके पास जो भी डिश हो उसे ला दे, और नालन उसी स्वीट डिश को पैक करके वीरा के बताए पते पर डिलीवर करने के लिए निकल जाता है। फिर हमें वीरा का घर दिखाया जाता है, जहां नालन वीरा को वो डिश देकर चला जाता है। वीरा भी वो डिश लेकर डिनर की तैयारी करने जाने वाला होता है कि तभी मेन डोर का बेल बजता है और वीरा जब दरवाज़ा खोलता है तो नालन को वही डिश फिर से देते हुए देखकर चौंक जाता है। और जब वीरा पीछे मुड़कर देखता है तो वह पिछला पार्सल वहाँ नहीं था। ये देख वीरा को कुछ समझ में नहीं आता और फिर से उस डिश का पेमेंट करके दरवाज़ा बंद कर देता है। वीरा वापस जा ही रहा था कि फिर से डोरबेल बजता है और इस बार वीरा बहुत डर जाता है कि कहीं फिर वही पार्सल फिर से तो नहीं आया। लेकिन वो इस बार उस पार्सल के पैकेट को अपने हाथ में ही रखकर डरते डरते दरवाज़ा खोलता है, लेकिन इस बार उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड थी, जिसे देख वीरा थोड़ा शांत हो जाता है। फिर वे दोनों ऊपर के कमरे की तरफ जाते हैं और वीरा कमरे में जाकर देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके पीछे नहीं बल्कि उसके बाथरूम से नहाकर निकल रही होती है। यह देख वीरा समझ जाता है कि वो जिसके साथ ऊपर आया था वो भूतनी थी। यह जानकर वो बहुत डर जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसे संभालती है। और फिर वीरा फ्रेश होने के लिए बाथरूम में स्टीम बाथ लेने जाता है और हम देखते हैं कि स्टीम का टेम्परेचर अपने आप धीरे धीरे इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसकी स्किन जलने लगती है और वो वहीं तपकर मर जाता है, जो एक खौफनाक दृश्य था। अगले दिन हम देखते हैं कि वीरा की मौत की जांच और कोई नहीं बल्कि कायल का भाई प्रेम कर रहा होता है। जी हाँ, कायल का भाई एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है। खैर, जांच के दौरान प्रेम को पता चलता है कि वीरा से लास्ट नालन मिलने आया था, तो वो नालन को गिरफ्तार करने लगता है। वैसे भी प्रेम नालन को पसंद नहीं करता था और अब तो उसे एक मौका भी मिल गया था, लेकिन नालन उसे पहले अरेस्ट वारंट लेकर आने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। प्रेम उसे जाने देता है, लेकिन धमकी भी देता है कि अगर उसे नालन के खिलाफ कोई भी सबूत मिला तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। उस हॉस्पिटल में हम अरविंद को देखते हैं, जिसे प्रेम ने अपनी बहन कायल के लिए चुना था। अरविंद वीरा का दोस्त होता है और वीरा की मौत होने के कारण वो यहाँ आया हुआ था। घर वापस आकर अपने रेस्टोरेंट के किचन में नालन सीसीटीवी कैमरा लगाता है ताकि वो देख सके कि रात होने के बाद कौन आकर वो डिश बनाता है। लेकिन उसके कर्मचारियों को यह लग रहा था कि नालन उन पर नज़र रखने के लिए वह कैमरा लगा रहा है। उसी रात को नालन रेस्टोरेंट के बंद होने के बाद सीसीटीवी कैमरा देखने लगता है और तभी वो देखता है कि उसके किचन में एक लड़की घूम रही है। तो नालन को लगता है कि वही लड़की होगी इस डिश को बनाने के पीछे। तो नालन उसी वक्त किचन में जाता है उस लड़की को पकड़ने के लिए, लेकिन वो कोई लड़की नहीं थी बल्कि एक भूत थी, जिसका भयानक चेहरा देखकर नालन बहुत डर जाता है और वो भूत नालन को देखकर गायब हो जाती है। दूसरे दिन नालन किसी को कुछ भी नहीं बताता ताकि सब लोग डर कर काम छोड़कर न चले जाएं, और नालन अरविंद से मिलने उसके घर चला जाता है और उसे बताता है कि वो और कायल एक दूसरे से प्यार करते हैं और अरविंद उन दोनों के बीच से हट जाए, जो जाहिर सी बात थी कि अरविंद नहीं मानेगा। तो नालन वहाँ से चला जाता है। उसी रात को हम देखते हैं कि नालन के कुछ कर्मचारी रात को रेस्टोरेंट में ही रुक गए थे सीक्रेट पार्टी मनाने के लिए, जहां हम देख पाते हैं कि एक औरत और एक लड़की की आत्मा उन पर हमला करके जख्मी कर देती है, लेकिन उन्हें मारती नहीं।
जिसका कारण हमें आगे पता चलेगा कि क्यों वो आत्मा नालन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और उसके कर्मचारियों को सिर्फ जख्मी करती है, लेकिन बाकी लोगों को मार देती है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि अरविंद की भी मौत हो चुकी होती है। पिछली रात को नालन के जाने के बाद अरविंद को उसी लड़की की आत्मा दिखती है और अरविंद एक कपड़े से हवा में लटक कर मारा जाता है और अरविंद का केस भी कायल के भाई प्रेम के पास जाता है। जैसा मैंने कहा था, वो आत्मा उन लोगों को छोड़कर सभी को मार रही थी। जब प्रेम जांच करता है तो उसे पता चलता है कि अरविंद के मरने से पहले वो नालन से मिला था। इससे प्रेम और भी नालन पर शक करने लगता है, लेकिन कोई प्रूफ न होने के कारण प्रेम इस बार भी नालन को गिरफ्तार नहीं कर पाता। इन दोनों मौत के बाद कायल नालन को पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, कि वो जिससे भी मिलता है वही मारा जाता है। तो नालन सारी बात बताने लगता है, उस रहस्यमयी डिश से लेकर उसे आत्मा के दिखने तक। ये सब सुनकर कायल को समझ में आता है कि ये सब जो भी हो रहा है वो कोई आत्मा कर रही है। तो पहले वे दोनों उस रेस्टोरेंट के पहले मालिक की तलाश करने लगते हैं और उन दोनों को उस रेस्टोरेंट के पहले मालिक के बारे में पता चल जाता है। काफ़ी साल पहले यह रेस्टोरेंट एक माँ और उनकी बेटी मित्रा चलाते थे, लेकिन वे दोनों अचानक गायब हो गए और किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ना ही कहीं कोई रिकॉर्ड था। जो डिश आज के टाइम में नालन के रेस्टोरेंट की शान है, वो डिश वास्तव में उन दोनों माँ बेटी की इन्वेंशन थी जो काफ़ी फेमस भी थी। फिर नालन और कायल उस सोसाइटी में जाते हैं जहाँ वे दोनों रहते थे, जहाँ उनकी मुलाकात उस कॉम्प्लेक्स के वॉचमैन और सेक्रेटरी से होती है, जिनसे उन माँ बेटी के बारे में पूछते हैं। तो सेक्रेटरी बताता है कि वो माँ बेटी यहीं इसी बिल्डिंग में रहते थे, लेकिन एक दिन अचानक वे दोनों गायब हो गए और इससे ज़्यादा उन्हें और कुछ नहीं पता। और जब नालन उन माँ बेटी के रूम नंबर के बारे में पूछता है तो वो वॉचमैन और सेक्रेटरी गुस्सा हो जाते हैं और उन दोनों को वहाँ से भगा देते हैं। तभी उन्हें उस बिल्डिंग का एक बच्चा मिलता है, जिससे उन्हें उन माँ बेटी के रूम नंबर का पता चल जाता है। फिर रात को नालन उन माँ बेटी के कमरे में जाता है, जहाँ छानबीन करने के बाद नालन को उसकी क्रिकेट खेलते हुए एक स्केच मिलता है जो अधूरा था। उस स्केच को देखकर नालन हैरान हो जाता है और उस स्केच को लेकर वापस जाने लगता है कि तभी वो वॉचमैन उसे देख लेता है और नालन जल्दी से लिफ्ट में चला जाता है, जहाँ वो सेक्रेटरी भी दूसरे फ्लोर पर उस लिफ्ट में आ जाता है। सेक्रेटरी नालन को देखकर पहचान जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है और तब तक वो वॉचमैन भी आता है, लेकिन वो वॉचमैन उस लिफ्ट के अंदर नहीं आ पाता और उस वॉचमैन का सिर लिफ्ट के बीचों बीच अटक जाता है, जिस कारण उसकी एक दर्दनाक मौत हो जाती है। दोस्तों, ये सीन देखकर मुझे हॉन्टेड लिफ्ट की मूवी याद आ गई। अगर आपने वो मूवी एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो उस वॉचमैन की ऐसी खतरनाक मौत देखकर नालन और वो सेक्रेटरी बहुत डर जाते हैं और सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरे सीन में हमें नालन का रेस्टोरेंट दिखाया जाता है, जहां नालन वो स्केच कायल को दिखाता है, जिसे देख कायल बोलती है कि मित्रा और नालन का कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है और उस राज पर से पर्दा सिर्फ वो आत्मा ही उठा सकती है। फिर कायल अपने बनाए गए ऐप की मदद से उस लड़की की आत्मा से बात करने की कोशिश करने लगती है और थोड़ी ही देर में मित्रा की आत्मा उन दोनों के सामने आ जाती है। इससे दो बातों की पुष्टि हो जाती है कि वे माँ बेटी कहीं गायब नहीं हुए थे, बल्कि उनका मर्डर हुआ था और उस रेस्टोरेंट में उन दोनों की ही आत्मा है जो लोगों को मार रही है। ये जानने के बाद नालन और कायल उसे इसका कारण पूछते हैं। और दोस्तों, यहाँ हमें उस रेस्टोरेंट का और उन माँ बेटी के एक डरावनी लेकिन दुखद इतिहास का पता चलता है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मित्रा को रेस्टोरेंट के कामकाज के साथ साथ स्केचिंग का भी शौक़ था। तो एक दिन जब मित्रा पार्क में बैठी थी, तब वहाँ नालन क्रिकेट खेल रहा था, जिसे देख मित्रा उसकी एक स्केच बनाने लगती है और तभी नालन का एक क्रिकेट शॉट मित्रा के सिर पर लगती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर वहाँ खेल रहे कुछ लोग मित्रा को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ मित्रा का इलाज करने वाला डॉक्टर मित्रा की माँ को बताता है कि उसके सिर पर ऐसी जगह पर चोट लगी है जिससे उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बीमारी हो गई है, जिसमें उसे 10 मिनट से ज़्यादा कुछ याद नहीं रहेगा। और कुछ दिन बाद मित्रा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आ जाती है और उसकी माँ उसे एक स्मार्ट वॉच पहना देती है, जिसमें उनके घर का पता, मोबाइल नंबर और बाकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फीड कर देती है, ताकि अगर मित्रा कभी कहीं खो जाए तो घर वापस आ सके। और कुछ ही दिनों में मित्रा के शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के बारे में सबको पता चल जाता है। लेकिन जब उस वॉचमैन को यह बात पता चलती है, तब वो मित्रा के स्कूल से वापस अकेले आते वक्त उसका गलत फ़ायदा उठाने लगता है, जिसे मित्रा 10 मिनट बाद भूल जाती है।
ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा और किसी को इसकी भनक तक नहीं पड़ी। और भनक पड़े भी कैसे, जिसके साथ ये शोषण हो रहा था उसे तो याद ही नहीं रहता था और अधिकतर समय वो अकेले ही लिफ्ट में उस वॉचमैन के साथ रहती थी। सच्ची में इस दुनिया में कैसे कैसे हैवान रहते हैं। खैर, तो एक दिन जब वो वॉचमैन मित्रा के साथ गलत कर रहा था, तब उसे ऐसा करते हुए सेक्रेटरी ने देख लिया और उस वॉचमैन को बहुत मारा। लेकिन बाद में वो सेक्रेटरी अपने बाकी के 2 दोस्तों वीरा और अरविंद के साथ मिलकर मित्रा का शोषण करने लगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो आत्मा किसी को भी ऐसे ही रैंडमली नहीं मार रही थी, वो सिर्फ उन चारों को ही एक एक करके मार रही थी। तो वो चारों मित्रा का शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बीमारी का फ़ायदा उठाकर दिनों तक मित्रा के साथ गलत काम करते रहे। फिर एक दिन सोसाइटी में एक फेस्टिवल हुआ, जिसके ख़त्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए। उस फेस्टिवल में मित्रा की माँ ने भी एक स्टॉल दिया था। फेस्टिवल खत्म होने के बाद सामान समेटते समेटते उसे देर रात हो गई। मित्रा तो पहले ही अपने कमरे में जा चुकी थी, जैसा उसकी माँ को पता था। लेकिन जब मित्रा की माँ अपने घर गई तो देखा कि मित्रा वहाँ नहीं है। यह देख वो बहुत डर जाती है और सीधे सेक्रेटरी के घर चली जाती है, जहाँ वो सेक्रेटरी बोलता है कि उसे नहीं पता। लेकिन तभी मित्रा के हाथ में वो रिस्ट वॉच बजता है और मित्रा की माँ अंदर जाकर अपनी बेटी की हालत देखकर समझ जाती है कि उसकी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है और ये उन चारों ने मिलकर किया है। मित्रा की माँ को देखकर वे लोग घबरा गए और माँ और बेटी दोनों को मारकर उनको उनके ही रेस्टोरेंट के किचन में ले गए, जहाँ वीरा मित्रा के माँ का सिर काटकर दूर एक जगह ले जाकर दफना देता है और उस रेस्टोरेंट में आग लगा देता है, ताकि ऐसा लगे कि वे दोनों उस रेस्टोरेंट में जलकर मर गए। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है, जहाँ कायल मित्रा से पूछती है कि तुम्हारी माँ कहाँ है। तो वो कहती है कि जिस वक्त तुमने मुझे बुलाया था उस वक्त से मेरी माँ तुम्हारे पीछे ही खड़ी है। और वे दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं कि मित्रा की माँ का भूत उन्हें ही देख रही थी, जिसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। मित्रा की कहानी सुनकर नालन बहुत दुखी हो जाता है कि उसकी वजह से एक छोटी बच्ची को इतना सहना पड़ा, जिसका ना तो उसे पता था और ना ही कोई अंदाज़ा था। लेकिन कायल कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और जिनकी गलती है उन्हें सज़ा मिल चुकी है, सिर्फ एक को छोड़कर। फिर नालन और कायल वहाँ से प्रेम के पास जाकर सब सच सच बता देते हैं और उसकी जांच करने के लिए बोलते हैं, और प्रेम उनके साथ सेक्रेटरी से मिलने चला जाता है। दूसरी तरफ हम सेक्रेटरी को देखते हैं, जो कि अब तक समझ गया था कि यह सभी मौत नेचुरल नहीं बल्कि कोई आत्मा कर रही है। तो वो एक तांत्रिक और उसके चेले चपातों को बुलाता है। वो तांत्रिक सब कुछ सुनकर कहती है कि जब तक उस लड़की के माँ के सिर को जला नहीं देते तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो सेक्रेटरी सबको उस जगह ले जाता है जहाँ उस माँ के सिर को दफनाया गया था। वहाँ जाकर वो तांत्रिक उस सेक्रेटरी के चारों तरफ आग से एक घेरा बना देता है और सेक्रेटरी से कहती है जब तक वो इस घेरे के अंदर रहेगा तब तक वो आत्मा उसके पास नहीं आ पाएगी। और वो तांत्रिक अपने चेलों को लेकर उस सिर को जलाने चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ बारिश शुरू हो जाती है, जिससे वो आग का घेरा बुझ जाता है और आग के बुझते ही उन माँ बेटी की आत्मा उस सेक्रेटरी पर हमला करके मारने लगती है। दूसरी तरफ वो तांत्रिक उस सिर को जला देती है और उन माँ बेटी की ताकत भी कम हो जाती है। तब तक नालन वहाँ पहुँच जाता है और सेक्रेटरी को अपने सामने देखकर नालन गुस्से से उस पर हमला कर देता है। लेकिन वो सेक्रेटरी बहुत ताकतवर होता है, जिस कारण वो अकेले ही नालन और प्रेम पर भारी पड़ने लगता है और दोनों को दूर फेंक देता है और कायल को गला दबा के मारने लगता है, जिसमें उस सेक्रेटरी को वही माँ बेटी दिखती है। और तभी नालन प्रेम के पिस्टल से उस सेक्रेटरी को गोली मारकर मार डालता है और इस तरह उस आखिरी दरिंदे की भी मौत हो जाती है। उस सेक्रेटरी के मरने के बाद सब कुछ शांत हो जाता है और मित्रा की आत्मा नालन के पास आती है और उससे कहती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें नालन की कोई गलती नहीं थी। नालन से जो हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। गलत तो वे चारों थे जिन्होंने एक छोटी सी बच्ची की मजबूरी का फ़ायदा उठाया था, जिसकी उन्हें सज़ा भी मिल गई है। और यह कहकर उन माँ बेटी की आत्मा को मोक्ष मिल जाती है। फिल्म के अंत में हमें एक व्यक्ति दिखाया जाता है जो नालन के पास आकर बोलता है कि उससे गलती से वो मूर्ति वहाँ छूट गई थी। तो नालन उसे वो मूर्ति दे देता है और वो व्यक्ति एक स्माइल देकर चला जाता है, जिससे हमने यह पता चलता है कि वह व्यक्ति जानबूझकर वह स्टैचू वहाँ रखा था, क्योंकि वो मूर्ति नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करके उसे और भी ताकतवर बनाती है। और उस स्टैचू के आने के बाद ही उन माँ बेटी को इतनी शक्ति मिली होगी, क्योंकि इस पहले वे कभी सामने नहीं आए थे, लेकिन उस स्टैचू के आने के बाद ही वो आत्माएं अपना बदला ले सकी।
वो रेस्टोरेंट उन माँ बेटी के लिए मंदिर जैसा था, इसलिए जब नालन के कर्मचारियों ने रात को वहाँ सीक्रेट पार्टी करने लगे तो उन माँ बेटी ने उन पर हमला करके जख्मी कर दिया ताकि वो ये गलती दोबारा कभी ना करे। वो व्यक्ति शायद उस स्टैच्यू को वहीं ले जाता है जहाँ कोई पाप या गलत हुआ हो, जैसे फिल्म की शुरुआत में वो आदमी जिसने बचपन में अपने एक दोस्त को मारने के बाद बच गया था और फिर इस रेस्टोरेंट में। अब वो व्यक्ति उस मूर्ति को कहीं और ले जाएगा जहाँ कोई पाप या गलत हुआ हो, जिसका मतलब वो व्यक्ति उस गलत चीज़ का सही इस्तेमाल कर रहा था जो कि कानून की नज़र में गलत है। और इसी मिक्स्ड फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अगर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में।